सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 2 इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। जिस कंट्री में हम रहते हैं उस कंट्री का नाम क्या है? इंडिया। तो आज हम जो है इंडिया के बारे में जो है जानना चाहते हैं कि जैसे आपको बेसिक चीज़ तो पता होगा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है, इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है, इंडिया का कैपिटल क्या है, कितने स्टेट्स हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग उसके ज्योग्राफिकल कंडीशंस के बारे में जो है जानना जाएंगे। ठीक है, हम लोग इंडिया के ज्योग्राफिकल लोकेशंस कैसे हैं, किस तरीके से इसके नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में कौन कौन से और कंट्रीज़ हैं, कौन कौन से माउंटेन्स हैं, कौन कौन से रिवर्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग डिटेल में जो है डिस्कस जो है करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपके नॉलेज पर्पस के लिए भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा द स्ट्रक्चर ऑफ सब कॉन्टिनेंट यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम लोग बेसिकली इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं और आपको मालूम होगा कि हमारे इंडिया में जो है अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले लोग जो है रहते हैं। मतलब डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब आप हर 100 किलोमीटर में जाओगे तो लैंग्वेज चेंज हो जाएगा, हर 500 किलोमीटर में जो है रहने का पहनने का कपड़ा चेंज हो जाएगा, खाने पीने का तरीका चेंज हो जाएगा। तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी यहाँ पर क्या है, यूनिटी है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा देखो यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी होने के बाद भी हमारे इंडियंस लोगों में क्या है, एक यूनिटी है। ठीक है, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। टू द नॉर्थ लाई द हिमालय, द वर्ल्ड हाईएस्ट एंड द यंगेस्ट माउंटेन रेंज। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के मैप में अगर आप नॉर्थ वाले एरिया पर जाओगे तो आपको क्या दिखेगा, वहां पे हिमालय दिखेगा। और ये हिमालय क्या है, दुनिया का सबसे हाईएस्ट और सबसे यंगेस्ट जो है माउंटेन रेंज है। ठीक है, द इंडस, सतलज, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो थ्रू डीप कैनियंस इन द दीज माउंटेन्स। और इसी माउंटेन से होकर कौन कौन गुजरता है, जो हमारा सिंधु रिवर है, सतलज है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, ये सारी नदियां जो है क्या होती हैं, इसी माउंटेन्स में जो है क्या होती हैं, फ्लो होती हैं। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज एन एंशिएंट लैंड मास। और अगर हम साउथ में जाएं तो साउथ का जो एरिया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेट्यू रीजन बोलते हैं। ठीक है, इंडिया इज अ लैंड ऑफ कॉन्ट्रास्ट। यू फ्रीज इन द एक्सट्रीम कोल्ड ऑफ कारगिल इन जम्मू कश्मीर वाइल यू स्वेटर इन द हीट ऑफ द थार डेजर्ट इन राजस्थान। हमारे इंडिया में हर चीज का मिक्सचर है। अगर आप जम्मू कश्मीर का कारगिल वाला एरिया चले जाओगे तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंडी है, -30 डिग्री, -50 डिग्री सेल्सियस है। और अगर वहीं पर आप राजस्थान के थार डेजर्ट पहुँच जाओगे तो यहाँ का टेम्परेचर 50 डिग्री, 55 डिग्री सेल्सियस है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी है, बहुत ज़्यादा ठंडी भी है। उसके अलावा मासिनराम इन मेघालय हैज़ द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। इसके अलावा अगर हम ईस्ट वाले इंडिया पे चले जाएंगे तो वहाँ पर मेघालय एक स्टेट है और मेघालय में एक जगह जिसको हम बोलते हैं मासिनराम या मानिसराम, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है। तो वहाँ पर जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेनफॉल जो है वहीं पर सबसे ज़्यादा होता है पूरे साल भर में। Many different kinds of trees and animals are found in the subcontinent। इसके अलावा इस सब कॉन्टिनेंट में जो है बहुत सारे अलग अलग टाइप के ट्रीज मिलते हैं, एनिमल्स मिलते हैं और भी बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को जो है मिलती है। Different languages are spoken in different region. People dress and eat in different ways. These differences complement each other. Every region depend on the other for its need। अब देखो क्या होता है कि यहाँ पर अलग अलग जगह पर अलग अलग लैंग्वेज को बोलने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, अलग अलग कपड़ा पहनने वाले लोग होते हैं, अलग अलग खाना खाने वाले लोग होते हैं। इन सब डिफरेंसेस के बावजूद भी क्या है कि हमारे इंडिया में एक जगह के लोग दूसरे जगह के लोगों पर क्या है, डिपेंडेंट हैं। ठीक है, कैसे डिपेंडेंट हैं अब हम लोग डिटेल में आगे जो है पढ़ते जाएंगे। The Indian subcontinent can be seen as an independent geographical region in the map of Asian continent. The northwest lie in the Kirthar and the Suleiman mountains claim to the north in the Hindu Kush range. The Himalaya extend like a bow from north to east. The Arakan-Yoma mountains। देखो अगर हम इंडिया, ये हमारा पूरा एशिया का मैप है, एशिया और थोड़ा सा यूरोप का।
अगर आप इस मैप को देखोगे तो आपको अलग से दिखेगा कि इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट है, जब हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो ये पूरा जो डार्क रीजन है ना, ये पूरा आता है। इसमें म्यांमार का थोड़ा सा हिस्सा है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान है, इंडिया है। एक टाइम पे ये पूरा एक यूनाइट इंडिया था, मतलब इंडिया एक समय पे बहुत बड़ा था, इतना बड़ा एरिया था। तो अगर आप इस पर्टिकुलर एरिया को आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भगवान ने जो है इस पर्टिकुलर एरिया को जो है बहुत फुर्सत से जो है बनाया है। बहुत फुर्सत से कैसे बनाया है, देखो इसके ईस्ट में क्या है आपका बे ऑफ बंगाल है, इसके वेस्ट में आपका क्या है गल्फ ऑफ अरब है, इसके ऊपर में जाओगे तो आपको क्या दिखेगा, इसके ऊपर में जाओगे तो हिमालय दिखेगा, इस एरिया पे जाओगे तो आपको डेजर्ट दिखेगा, इस एरिया पे जाओगे तो दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होने वाला जो है जगह मिलेगा, और ये एरिया को जाओगे तो ये पूरा प्लेट्यू वाला एरिया है, ये पूरा एरिया क्या है प्लेन्स एरिया है, यहाँ से बहुत सारे रिवर्स फ्लो होती हैं। तो आप देखोगे ना तो इंडिया सब कॉन्टिनेंट जो पहले आज से लगभग 200-300 साल पहले जो एक इंडिया था, उस इंडिया की अगर हम लोग बात करें जो आज के डेट में सब कॉन्टिनेंट कहलाता है, इसका लोकेशन जो है एक स्पेशल टाइप का ही लोकेशन है। ठीक है, क्यों स्पेशल टाइप का लोकेशन है अभी आगे देखते जाओ। चलो एक बीच में यहाँ पर थोड़ा सा दिया सम टर्म्स के बारे में दिया, देखो आइलैंड के बारे में। आइलैंड क्या होता है, अ लैंड मास दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स, फॉर एग्जांपल द अंडमान आइसलैंड। अगर हम आइसलैंड की बात करते हैं या आइलैंड की बात करते हैं तो आइलैंड का मतलब क्या होता है, एक ऐसा जगह जो चारों तरफ से पानी से क्या हो घिरा हुआ हो। जैसे हमारा इंडिया का जो है अंडमान निकोबार है और लक्षद्वीप है, तो ये जो अंडमान निकोबार है हमारा, देखो ये वाला एरिया, ये वाला पोर्शन, ये चारों तरफ से क्या है बर्फ बोलता हूँ, पानी से पूरा घिरा हुआ है। तो कोई भी एक बड़ा लैंड मास जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं। जैसे मालदीव एक आइलैंड है, ठीक है, इसके अलावा अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, ये सारे के सारे जो हैं ये क्या कहलाते हैं, आइलैंड कहलाते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं कॉन्टिनेंट क्या होता है। There is no universally accepted definition of continent, but from early times it was accepted that the continent is a huge and contiguous landmass that is surrounded by a vast expanse of water on all sides. जब हम लोग बात करते हैं कॉन्टिनेंट का, तो जैसे आइलैंड का एक प्रॉपर डेफिनेशन है कि जिस कोई भी ऐसा लैंड मास जिसके चारों तरफ पानी हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं। आइलैंड बेसिकली बहुत छोटा सा एरिया होता है, बहुत ज्यादा छोटा तो नहीं, लेकिन हाँ कॉन्टिनेंट के कंपैरिजन में क्या होता है, छोटा होता है। वहीं पर कॉन्टिनेंट का कोई एक यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है कि अगर कोई जगह इस डेफिनेशन को अगर फॉलो करता है तो उसको हम कॉन्टिनेंट बोलेंगे, अदरवाइज उसको कॉन्टिनेंट नहीं बोलेंगे, ऐसा कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। जो पुराने जमाने से चलते आ रहा है उसी के हिसाब से जो है कॉन्टिनेंट जो है बोल दिया जाता है। और कॉन्टिनेंट किसको बोला जाता है, एक बहुत बड़ा ऐसा लैंड मास जो कंटिन्यूअस हो और जो चारों तरफ से पानी से क्या हो घिरा हुआ, बेसिक डेफिनेशन जो है ये कहलाता है। अगर इस डेफिनेशन के हिसाब से बात करें तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका ऐसे होंगे जिसको हम कॉन्टिनेंट बोल सकते हैं, है कि नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका ही चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और बहुत बड़ा लैंड मास है। लेकिन जो एशिया है, जो यूरोप है, ये इस डेफिनेशन के अंडर में नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास जो है ऐसा कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है जिस डेफिनेशन के बेसिस पर हम डिफाइन कर सकें कि कॉन्टिनेंट क्या होता है। तो कॉन्टिनेंट हम उस बात को करते हैं जो पुराने जमाने के लोग जो मानते आ रहे हैं, इट वुड बी मोर करेक्ट टू से दैट द कॉन्टिनेंट इज अ वास्ट एंड कंटिजियस लैंड मास हैज बीन ट्रेडिशनली डिफाइंड एज अ कॉन्टिनेंट। पहले जमाने के लोग जो जिस जगह को कॉन्टिनेंट मानते आ रहे हैं उसी जगह को हम लोग भी क्या मान लेते हैं, कॉन्टिनेंट मान लेते हैं। कॉन्टिनेंट का कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। और अगर एक डेफिनेशन की बात करें तो बहुत बड़ा लैंड मास जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। अगर इस डेफिनेशन की बात करें तो बहुत सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ये सारे उस डेफिनेशन के अंडर में नहीं आएंगे। ठीक है, तो पुराने जमाने के लोग जो भी मानते थे उसी को हम जो है क्या मान लेंगे, कॉन्टिनेंट जो है मान लेंगे। ठीक है, चल अब उसके बाद आगे देखते। देखो ये है आपका पूरा का पूरा मैप जो कि क्या है, इंडिया सब कॉन्टिनेंट का है, क्योंकि एक टाइम पे ये पाकिस्तान भी इंडिया का पार्ट था। ये पूरा का पूरा एरिया, नेपाल, भूटान, ये सब के सब क्या है, हमारे जो है सब कॉन्टिनेंट कहलाते हैं, इतना एरिया मिलाकर। आज तो खैर अलग अलग हो गया, नेपाल अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, ये सब अलग अलग जो है हो गए हैं। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। Look at the dark black line in map 2.1. The line runs along the high and the
inaccessible mountain ranges that separates India from the rest of Asia। अगर हम उस मैप की बात करते हैं, पुराने वाले मैप की, ये वाले मैप की, तो देखो इंडिया सब कॉन्टिनेंट को जो है बाकी यूरोप से अलग करने के लिए बहुत सारे माउंटेन रेंजेस हैं। ठीक है, माउंटेन रेंजेस कैसे हैं, यहाँ पर अगर हम लोग नॉर्थ में देखें तो यहाँ पर नॉर्थ में जो है ये देखो ये जो ऊपर वाले एरिया है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, आपको मालूम होगा कि अर्थ के दो पोल्स हैं। तो नॉर्थ पोल से ना बहुत सारी ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं। इस ठंडी ठंडी हवाओं को हमारे इंडिया में पहुंचने से रोकने के लिए यहाँ पर जो है हिमालय है, बहुत बड़ा बड़ा, मतलब 8 किलोमीटर का वॉल की तरह जो है इंडिया को प्रोटेक्ट करता है। तो इधर हमारे पास क्या है, हिमालय है। अगर हम इधर देखें तो इधर हमारे पास क्या है, सुलेमान रेंज है, सुलेमान माउंटेन रेंज है, जो कि इधर से आने वाले इधर जो हमारे पास जो ब्लैक सी है, इधर से आने वाले हवाओं को जो है क्या करता है, इधर ऊपर की तरफ ले जाता है और बारिश करवाने में हेल्प करता है। अगर नीचे की तरफ हम लोग देखें तो हमारे दोनों साइड में जो है अरेबियन सी है और बे ऑफ बंगाल है, जो कि वर्षा कराने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो इंडिया सब कॉन्टिनेंट जो है इसमें बहुत सारे स्पेशल फीचर्स जो है यहाँ पर आपको देखने को जो है मिलेंगे। ठीक है, The peninsula extend to the south, the waves of the Arabian Sea in the Bay of Bengal, its source on the two sides. The entire region appears immigrable and the inaccessible from all the sides. This region of South Asia is called the Indian subcontinent. हम लोग अगर बात करें हमारे इंडिया के आसपास के सारे रीजन की, तो हमारे इंडिया के आसपास का सारा रीजन ऐसा है जहां पर आसानी से पहुंच पाना जो है मतलब इजीली पहुंच पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे माउंटेन्स हैं, बहुत सारे, अगर आप नॉर्थ से आओगे तो बहुत सारा माउंटेन है, साउथ से आओगे तो दो बड़े बड़े ओशन है हमारे पास, ईस्ट की तरफ से आओगे तब भी वहां पर बहुत सारे जो है माउंटेन है, वेस्ट की तरफ से आओगे तो बड़ा बड़ा डेजर्ट है, राजस्थान है, थार है। तो हर तरफ से इंडिया पर पहुंच पाना क्या है, डिफिकल्ट है। ठीक है, जो कि एक तरीके से इंडिया को प्रोटेक्ट करके भी जो है क्या करता है, रखता है। It is clear from map 2.1 that the Indian subcontinent is a unique region of Asian continent। अगर हम लोग बात करें मैप देखें तो हमें मैप देखकर ये समझ में आएगा कि एशिया के मैप में सबसे बेस्ट जगह जो है हमारे पास वो क्या है, एशियन कॉन्टिनेंट है। जैसे अगर आप क्रिकेट मैच देखने जाओगे तो क्रिकेट मैच का सबसे अच्छा मजा जो देखने को मिलता है, जहां पर कमेंटेटर बैठे रहते हैं और उसके आसपास का एरिया, वहां से क्रिकेट मैच बहुत अच्छे से दिखता है। तो सेम उसी तरीके से अगर एशिया के मैप की बात करें तो सबसे बेस्ट लोकेशन की अगर हम लोग बात करें पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में, तो वो कौन सा है, हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। क्यों? क्योंकि पानी भी है, पहाड़ भी है, डेजर्ट भी है, हर चीज जो है यहाँ पर जो है क्या है, हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। There was no high and extend Himalayas mountain ranges to the north and no expanses of sea on both sides of the peninsula to the south। लेकिन अगर हम लोग साउथ की बात करें तो साउथ में हमारे पास माउंटेन्स नहीं है, साउथ में हमारे पास प्लेट्यू है। ठीक है, डक्कन प्लेट्यू है, और दोनों साइड से हमारा जो साउथ वाला इंडिया है वो ओशन से क्या है, घिरा हुआ है। एक तरफ हमारे पास ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और वेस्ट में हमारे पास क्या है, अरेबियन सी। ठीक है, तो ये भी इंडिया की स्पेशलिटी है, कोस्टल एरिया भी हमारे इंडिया का फीचर्स है, जिसके थ्रू हम लोग सी रूट से हम लोग ट्रांसपोर्ट जो है कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है। What rainfall would the subcontinent receive? What would save it from the biting cold wind blowing southwards from the North Pole? If there were no Himalayas, there would be no mighty rivers flowing and no extensive plains created by the rivers, and the Indian subcontinent would be transformed into the barren desert under such condition। आप सोचो, अगर मान लो इंडिया में हिमालय नहीं होता, तो अगर हिमालय नहीं होता तो नॉर्थ की तरफ से जो ठंडी हवाएं चलती हैं, आपको मालूम होगा कि नॉर्थ से ठंडी हवाएं चलती हैं साउथ की तरफ, ठंडी हवाएं। ठीक है, इसीलिए जो है रशिया में बहुत ज़्यादा ठंडी रहती, क्योंकि वहाँ पर ठंडी हवाएं जो है चलती रहती हैं। तो इंडिया में ठंडी हवाएं साल भर क्यों नहीं चलती हैं? तो उसका रीज़न है कि जो हिमालय है वो एक वॉल की तरह काम करता है और नॉर्थ की तरफ से आने वाले ठंडी हवाओं को जो है रोक के रख देता है। ठीक है, तो अगर हिमालय नहीं होता तो हमारे यहाँ भी साल भर ठंडी होती। इसके अलावा हिमालय अगर नहीं होता तो बहुत सारे रिवर्स वहाँ से नहीं निकलते, सतलज, ब्रह्मपुत्र, गंगा, और अगर ये रिवर्स अगर नहीं निकलते तो पानी की प्रॉब्लम होती, इंडिया में एग्रीकल्चर कैसे होता। तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिसिटी के साथ हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है बना हुआ है, जो कि एक वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन है हमारे एशिया में, या अगर हम लोग बात करें एशिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट अगर लोकेशन की कौन सी बात करें, कौन सा है करके, तो वो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट ही है। ठीक है, द फर्टाइल इंडस एंड द गंगस रिवर्स वैली गेव बर्थ द एंशिएंट सिविलाइजेशन।
ये जो हमारा सिंधु रिवर है जिसको हम लोग इंडस बोलते हैं, और जो गंगस लिखा हुआ उसको गंगा है, इंग्लिश में उसको प्रोनाउंसिएशन वैसे करते हैं। तो जो सिंधु और गंगा रिवर हैं, जब ये फ्लो हो रहे थे तभी आसपास जो है ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है वहां पर जो है क्या हुआ था, डेवलप हुआ था। क्योंकि अगर एक इंसान को किसी जगह पर रहना है तो उसको खाने के लिए कुछ चाहिए और पीने के लिए पानी चाहिए, एयर तो हर जगह अवेलेबल है, तो वो ऐसे जगह पर अपना सिविलाइजेशन सेटअप करेगा जहां पर जो है पानी वगैरह, रहने की फैसिलिटी, एग्रीकल्चर जहां पर वो कर सके, और ये सब फैसिलिटीज रिवर के किनारे ही पॉसिबल था। हिस्टोरियंस से दैट ह्यूमन लेफ्ट अफ्रीका 16,100 ईयर्स एगो इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। हिस्टोरियन बोलते हैं कि अफ्रीका के लोग आज से 67,000 ईयर्स पहले अफ्रीका को छोड़कर एशिया की तरफ आए थे अपने खाने और पीने की तलाश में। दे ट्रेवल थ्रू द वेस्ट एशिया टू रीच द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और वो जो है पाकिस्तान, ईरान से होते हुए जो है क्या किए थे, इंडिया तक पहुंचे थे। द पॉइंट टू पॉन्डर इज हाउ डिड दे फाइंड अ वे टू सब कॉन्टिनेंट दैट इज सो नेचुरली इनप्रेग्नेटेबल फ्रॉम ऑल साइड। क्वेश्चन यहाँ पर यह उठता है कि ये अफ्रीका के लोगों को जो है किस तरीके से रास्ता मिला इंडिया तक पहुंचने का, क्योंकि इंडिया तक पहुंचना डिफिकल्ट है, क्योंकि सब तरफ से माउंटेन से घिरा हुआ है, डेजर्ट से घिरा हुआ है। तो ये एक सोचने वाली बात है कि अफ्रीका के लोगों को किस तरीके से इंडिया का रास्ता जो है, लैंड रूट जो है पता चल गया। They came through the mountains, passes the rivers valley in these high and the impenetrable ranges. The most famous of these passes are Khyber and Bolan passes. अब देखो अफ्रीका के लोग जो है लैंड मास के थ्रू ट्रेवल करते 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 ईरान आ गए। ईरान से जैसे आगे बढ़े उन्हें जो खैबर और बोलान पासेस मिले। अब पासेस का मतलब क्या होता है, दो बहुत बड़े माउंटेन्स के बीच में एक छोटा सा सकरा प्लेन रास्ता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पासेस बोलते हैं। मतलब जैसे देखो ये एक बहुत बड़ा माउंटेन है, ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा माउंटेन है, ये बीच में जो छोटा सा सकरा रास्ता, प्लेन रास्ता जो होता है जिसमें ट्रेवल कर सकते हैं, उसको कहते हैं हम लोग पासेस कहते हैं। तो एक पास का नाम है खैबर जो कि पाकिस्तान के आसपास है, दूसरा बोलन पासेस। इसी के थ्रू अफ्रीका के लोग जो है हमारे इंडिया में एंटर किए थे। दिस नॉर्थ वेस्टर्न पासेस ओपन अप रूट्स टू तिब्बत। People also reaches the northeastern region of the Indian subcontinent through the eastern passes through the San Plateau sitting in the Brahmaputra plains। इसके अलावा जिस तरीके से खैबर और बोलन पासेस के थ्रू अफ्रीका के लोग इंडिया में पहुंचे, उसी तरीके से और भी पासेस थे जिसको पास करते हुए उन लोग कहाँ पहुंच गए, तिब्बत में, चाइना में पहुंच गए, ठीक है। Many people reached India by the sea through the Makran coast of the south. The point is that where the geographical condition creates barrier for people, they also create new opportunities। मतलब बात यहाँ पर यह है कि अगर कोई आदमी लैंड मास के थ्रू ट्रेवल नहीं कर पा रहा है इंडिया पर, तो वो सी रूट के थ्रू आ गए। जैसे वास्को डिगामा, कोलंबस, ये जो है लैंड मास के थ्रू इंडिया तक नहीं पहुंच पा रहे थे, तो उन लोग किससे पहुंच गए, सी रूट से पहुंच गए। तो बेसिकली बोलने की बात यह है कि जितना ज्यादा बैरियर होता है किसी भी चीज में, उतनी ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। तो इंडिया तक पहुंचने में बहुत सारा बैरियर था, लेकिन उतनी ही अपॉर्चुनिटी उस समय दुनिया के लोगों को दिखी, और दुनिया के अलग अलग जगहों पर रहने वाले लोग जो है इंडिया तक पहुंचने के अलग अलग मीडियम्स जो है ढूंढ लिए, और उसी के थ्रू ट्रेवल करते हुए इंडिया में जो है आ गए। Different kinds of people kept coming to the Indian continent at the different times, bringing their cultures with them. Some of them assimilated themselves into the communities already living there, while others maintained their separate identities। अब बाहर से आने वाले जो भी लोग थे उनका कल्चर अलग था। तो बाहर से आने वाले लोग जो थे, कुछ लोग ऐसे थे जो इंडिया में ऑलरेडी पहले से रहने वाले जो लोग थे, ऐसा नहीं कि इंडिया में बाहर के लोग आए तो ही इंडिया बना, इंडिया में पहले से बहुत सारे लोग रहते थे। तो बाहर से आने वाले लोग जो है क्या करते थे, या तो इंडिया के लोगों के साथ मिक्स हो जाते थे, उनके कल्चर के साथ धीरे धीरे घुल मिल जाते थे, या तो वो अपना सेपरेट कल्चर जो है क्या करते थे, मेंटेन करके रखते थे। तो या तो इंडिया वालों के साथ मिल जाओ या अलग अपना कल्चर मेंटेन करो। Their diverse cultural religion, belief and the professions intermixed and the influence each other over the time। लेकिन अगर आप एक जगह पर बहुत सारे अलग अलग रिलीजियस, बहुत सारे अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले लोग रहोगे, तो धीरे धीरे क्या होने जाएगा, उनमें इंटरमिक्सिंग जो है होते ही जाती है, और लोग एक दूसरे के कल्चर को जो है, रिलीजियस को जो है क्या करने लगते हैं, एक्सेप्ट करने लगते हैं। So culture pluralism flourished in the Indian subcontinent over as a common cultural threads was woven by the ancient civilization that evolved।
और इसीलिए इंडिया में जो है इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी जो है हमें देखने को मिलती है। यहाँ सिख लोग भी रहते हैं, यहाँ क्रिश्चियन लोग भी रहते हैं, यहाँ बुद्धिज़्म लोग भी रहते हैं, जैनिज़्म लोग भी रहते हैं, पारसी लोग भी रहते हैं, मुस्लिम लोग भी रहते हैं, इंडियन लोग भी रहते हैं, और भी अलग अलग जगहों के रिलीजियस के कल्चर्स को फॉलो करने वाले लोग जो है होते हैं, क्योंकि बाहर से लोग जो है पुराने ज़माने से जो है आकर यहाँ पर बसे हुए हैं, जिनके कारण से उनका कल्चर जो है हमारे इंडिया में जो है मेंटेन है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि इंडिया जो है क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हमारे इंडिया में क्या है, बहुत ज़्यादा यूनिटी है, क्यों? बिकॉज वी ऑल आर इंडियंस। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक देखते हैं। अगले वीडियो में जो है हम लोग इंडिया का लोकेशन देखेंगे, वर्ल्ड मैप पे हमारा इंडिया कहाँ एग्जिस्ट करता है, कितना फैला हुआ है, इसके पास में कौन कौन से कंट्रीज हैं, कौन से कंट्री के बॉर्डर हमारे इंडिया को टच करती है, सबसे ज़्यादा बाउंड्री हमारा किसके साथ बनता है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।